अरे बच्चों, तुम्हारी कविता बुआ आ रही है 2 दिन बाद। अभी मेरी उनसे फोन पर बात हुई है। रजनी जी अपने पोती मोनू और पोती रिधिमा से बोली। मोनू बोला, अरे वाह, मतलब यश और गुंजन भी आ रहे हैं। हम सब साथ में खूब खेलेंगे और मजा करेंगे। उतने में रिधिमा बोली, और कविता बुआ के हाथ का खाना भी तो खाने को मिलेगा। मोनू बोला, बुआ को तो बहुत अच्छी अच्छी खाने की डिश बनाने आती हैं। रजनी जी भी पोता पोती की बात खुशी से सुन रही थी। आखिर 2 साल बाद आ रही थी उनकी कविता। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में दामाद वरुण जी अपने परिवार के साथ 4 धाम की यात्रा पर चले गए थे, इसलिए कविता और बच्चे नहीं आ पाए थे। रजनी जी और उनके पति नंदलाल जी बेसब्री से बेटी और नाती नातिन के आने का इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बाद कविता बच्चों के साथ अपने मायके आ गई। भाई राजू और भाभी शीला ने भी उनके अच्छे से स्वागत किया। शाम होते ही मोनू और रिधिमा बोली, बुआ आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमें आपके हाथ का पिज्ज़ा और पास्ता खाने का मन कर रहा है। तो रजनी जी बोली, बच्चों बुआ आज ही तो आई है, आज तो रुक जाओ। बुआ कल सबके लिए पिज्ज़ा और पास्ता बनाएगी। कविता बोली, माँ आप मेरे साथ चलो, मैं मार्केट से सामान ले आती हूँ। बच्चों को आज पिज्ज़ा खाने का मन है तो आज ही बना देती हूँ। इतना बोलकर कविता अपनी माँ को लेकर मार्केट जाती है। कविता पिज्ज़ा बनाने के लिए मैदा, हरी सब्जियाँ, चीज़, पिज्ज़ा सॉस सब ले आती है और रसोई में पिज्ज़ा बनाने की तैयारी करने लगती है। पीछे से शीला भाभी आती हैं और सब्जियां काटने में कविता की मदद कर देती हैं। कविता पिज्ज़ा बनाकर सभी को गर्मा गर्म सर्व करती है। सभी बच्चे पिज्ज़ा खाकर बोलते हैं, वाह आज तो खाने का मज़ा ही आ गया। भाई राजू, माँ, पिताजी सभी खाने की बहुत तारीफ करते हैं, मगर शीला के मुंह से तारीफ का एक शब्द नहीं निकलता है। अपनी भाभी शीला की आदत से कविता अनजान नहीं थी। वह जानती थी भाभी सब कुछ अच्छे से खाएगी, मगर कभी भी तारीफ नहीं करेंगे। और जबकि खाना बनाने में कविता की मदद ना के बराबर की थी शीला ने। रसोई में आकर सब्जियों को चॉपर में काट दिया था। बस ये कविता जानती थी, उसके मायके आने के बाद शीला भाभी और भी बेफिक्र हो जाती है और घर के खाने की सारी जिम्मेदारी कविता पर आ जाती है। मगर कविता कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि वह तो सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए मायके आई थी। ऐसी बात नहीं थी कि उसने कभी भाभी को अपना नहीं माना, बल्कि कविता ने तो हर पल भाभी को बहन बनाने की कोशिश की थी। मगर शीला उसने कभी भी वह प्यार सम्मान नहीं दिया। कविता के मायके आने पर 1-2 दिन शीला उसे सम्मान देती, फिर वापस ऐसा व्यवहार करती जैसे कविता उसकी ननद ही नहीं, कोई देवरानी जेठानी हो, जिससे इस घर का सारा काम करना पड़ेगा। शीला कभी कविता को नंद वाला सम्मान नहीं दे पाई थी, मगर कविता कभी इन बातों को बोलकर जताती नहीं थी। उसे तो बस घर में शांति चाहिए थी। वह नहीं चाहती थी कि बातों का बखेड़ा बने और घर में झगड़ा हो। कविता जब भी मायके आई ज्यादातर खुद ही मार्केट चली जाती और घर के लिए सब्जियां, फल इत्यादि ले आई। पैसे भी वही निकाल कर देती। कविता की माँ पिताजी अक्सर कविता को मायके आकर खर्च करने से मना करते, मगर कविता कहती, आप लोग मेरे अपने हो, कोई पराये नहीं, जो आप मुझे पैसा निकालने के लिए मना करते हो। आखिर खून का रिश्ता है मेरा आप लोगों के साथ, यह रिश्ता बहुत मजबूत होता है। हाँ, यह बात अलग थी कि कभी उसके भाई भाभी उसे मायके में पैसा खर्च करने से मना नहीं करते थे। भाई भाभी कभी उसे नहीं पूछते कि कविता सम्मान के कितने पैसे हुए, जबकि सम्मान सारा उन्हीं के घर के लिए आता था। अब रोज कविता ही मार्केट के लिए निकल जाती और घर का सारा सामान ले आई। कविता को अपने ससुराल में भी सुबह जल्दी उठने की आदत थी,
इसलिए उसे मायके में भी ज़्यादातर देर तक नहीं सोया जाता। वह यहाँ भी जल्दी उठकर सभी के लिए चाय नाश्ता बना देती और खाने की तैयारी भी लगभग कर देती। रजनी जी भी बेटी के साथ मिलकर काम संभाल लेती, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी बहू शीला तो 9:30 बजे से पहले उठती नहीं है। शीला जब उठती तो चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती। शुरुआती 2-3 दिन तक उसने नंद कविता से दिखावटी बातें कर ली, मगर अब यह वापस रोज की तरह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती। कविता के दोनों बच्चों को आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। वह बोले, मामा, यहाँ आए 10 दिन से ऊपर हो गए, हमने एक बार भी आइसक्रीम नहीं खाई। आज आइसक्रीम खिलाओ ना प्लीज़। वहीं बैठा कविता का भाई राजू बोला, अरे बच्चों, आजकल तो सब ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है। मम्मी से बोलो कि आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर कर दे। वो क्या है ना, मैं ही ऑर्डर कर देता, मगर मेरे मोबाइल में इंटरनेट ख़त्म हो गया है। कविता बोली, कोई बात नहीं राजू, मैं सभी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर देती हूँ। कविता ने सभी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर दी और सोचने लगी, राजू शादी से पहले कभी ऐसा नहीं था। बच्चों के ऊपर जान निछावर करने वाला राजू जब से खुद के बच्चे हुए तब से अपने माता पिता, बहन सभी के लिए पराया हो गया। शादी के बाद खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं। शायद हर वक्त दोनों पति पत्नी बस खुद का खर्च ना हो, यही सोचती रहती। कविता भली भांति सब कुछ देखती रहती और समझती थी, बस कहती कुछ नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि उसके भाई की स्थिति ठीक नहीं थी। राजू अच्छा खासा कमाता था, मगर बहन और उसके बच्चों के लिए पैसे खर्च करने की नीयत नहीं थी दोनों पति पत्नी की। कविता यही सब सोच रही थी, तभी उसके फोन पर उसके पति वरुण का फोन बजा। वरुण बोला, कविता, मैं तुम्हारी और बच्चों की कल टिकट करवा देता हूँ यहाँ से। कविता बोली, ठीक है, मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ। रजनी जी और पति नंदलाल जी बेटी से कुछ दिन और रुकने की जिद की तो कविता बोली, वरुण को भी वहाँ खाने की दिक्कत हो रही है। टिफिन वाली को बोल रखा है 2 समय का खाना देने के लिए, इसलिए इतने समय वरुण ने मैनेज कर लिया। अगले साल फिर से आ जाऊंगी। कविता अपनी पैकिंग करने चली जाती है। तभी राजू टीवी ऑन करके बैठता है तो न्यूज़ में खबर फैलती है कि सब जगह कल से लॉकडाउन लग रहा है, वह भी पूरे 2 महीने के लिए, जिसमें कोई भी कहीं भी आ जा नहीं पाएगा। वहाँ से वरुण फोन करके कविता से कहता है, कविता, अभी तुम यहाँ हो वहीं रहो, अभी कोई आ जा नहीं पाएगा। कविता बोली, आप कैसे मैनेज करेंगे? अभी तो टिफिन व्यवस्था भी बंद हो जाएगी। वरुण बोला, ऑफिस भी तो बंद हो रहे हैं, घर से काम करना पड़ेगा। मैं पूरा दिन घर में ही तो हूँ, घर में कुछ भी एडजस्ट कर लूँगा, बस तुम वहाँ अपना और बच्चों का ध्यान रखना। शीला को जैसे ही पता चलता है कि लॉकडाउन की वजह से अब कविता पूरे 2 महीने यहीं रहने वाली है, उसका मुंह और चढ़ जाता है और रात को वह अपने पति राजू से बोली, जब से तुम्हारी बहन आई है हम कहीं घूमने भी नहीं जा पाए थे और अब यह लॉकडाउन लग गया। मैंने कितने सपने संजोए थे कि यह जैसे ही वापस रवाना होगी हम दोनों और हमारे बच्चे कहीं घूमने चलेंगे, क्योंकि तुमने कहा था कि कविता को वापस ससुराल जाने दो, वरना उसे और उसके बच्चों को भी घुमाने ले जाना पड़ेगा और हमारा खर्चा बढ़ेगा। राजू बोला, तुम भी ना शीला, बात को थोड़ा समझा करो। अरे यहाँ तुम्हें घूमने की पड़ी है, कल से लॉकडाउन है, मतलब काम वाली बाई भी नहीं आएगी, तुम्हारा काम तो आसान हो गया। वैसे भी कविता दीदी तो बेचारी गए हैं, तुम्हारी बाई वाला भी सारा काम वही कर दिया करेंगी। शीला खुश होकर बोली, अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब दूसरे दिन शीला और भी बेफिक्र होकर देर तक सोने लगी ताकि सारा काम उसके उठने से पहले हो जाए। कविता और उसकी माँ रजनी जी सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाने लगी। आप तो झाड़ू पोछा बर्तन वह भी हाथ से ही करने पड़ते, क्योंकि बाई भी नहीं आ रही थी। शीला के पति भी सुबह जल्दी उठ जाते, जिनका चाय नाश्ता सब कविता ही तैयार करती।
घर में क्या क्या सामान खत्म हुआ है। यह सभी कविता को पता रहने लगा था। कविता ही बाहर जाकर खाने पीने का सामान लाती। राजू और शीला सिर्फ खाने पीने से मतलब रख रहे थे। शीला कभी कविता से पूछती ही नहीं थी कि क्या खत्म हुआ है और क्या लाना है, क्योंकि उनके लिए तो कविता बिना पगार वाली नौकरानी बनकर रह गई, जो हर घर का सारा काम तो करती थी, अपने पैसे भी खर्च करती थी। शीला सारा दिन अपने कमरे में रहती, अपने मायके वालों और अपनी सहेलियों को लगातार बातें करती रहती। एक दिन कविता शीला के कमरे से बाहर से गुजर रही थी तो उसके कानों में शीला की आवाज गूंजी कि कविता दीदी लॉकडाउन में यहीं आकर अटक गई हैं। उनके आने से हमारा कितना खर्च बढ़ गया है, बस हम ही जानते हैं। पूरा दिन मैं घर का काम करती रहती हूँ। चलो मेरा काम तो कुछ नहीं, मगर खर्चा बढ़ जाए तो किसी को भी तो दुख होता है। आप तो जानती ही हैं, अभी लॉकडाउन में वैसे ही राजू का घर से काम चल रहा है। अब कौन कितना कैसे कमा रहा है यह तो बेचारे घर वाले ही जानते हैं, और उसमें भी नंद का खर्चा उठाना पड़ जाए तो भारी तो पड़ता ही है। वहां से बुआ जी भी शीला भाभी को संताना दे रही थी। कविता ने जब यह सारी बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कविता ने जाकर अपनी माँ रजनी जी को सारी बातें बताई तो रजनी जी बोली, बेटा भले शीला रिश्तेदारों में तेरा कितना भी नाम खराब करना चाहे वह नहीं कर सकती, क्योंकि सभी को पता है कि तेरा स्वभाव कैसा है। तू जब सारा सामान मार्केट से लेकर आती है तो सारे सोसाइटी वाले भी बोलते हैं आपकी बेटी कितना करती है अपने मायके वालों के लिए। कल ही जब तेरी चाची का फोन आया था और तू रसोई में खाना बना रही थी तो वह कह रही थी कि हमारी कविता कितनी अच्छी बेटी है, जो घर में भाभी के रहते हुए भी रसोई में काम करती है। और सभी शीला का व्यवहार भी अच्छे से जानते हैं कि शीला कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है और काम कुछ भी नहीं करती। भले ही बुआ जी उसके सामने उसे सांत्वना दे रही हो, मगर बुआ जी शीला की रग रग से वाकिफ है। और बेटा जमाने की छोड़, इस जमाने के लोग तेरे मुंह पर तेरे जैसे और मेरे मुंह पर मेरे जैसे बोलते हैं। कविता बोली, मैं यह बात अच्छे से जानती हूँ माँ, इसलिए कभी भी दिखावे के लिए या तारीफ आने की काम नहीं करती और ना ही दिखाने के लिए खर्च करती हूँ कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं तो इसीलिए यह सब करती हूँ कि मैं अपने भाई भाभी को अपना समझती हूँ। मेरा इस घर से खून का रिश्ता है, मेरे भाई भाभी से लगाव है। भाभी सुबह इतनी लेट उठती है, फिर भी मैं कभी उन्हें कुछ नहीं कहती। मैं बेझिझक सारे घर का काम कर लेती हूँ, फिर भी वह मेरी पीठ पीछे इतने लोगों से बुराई करेंगी, यह मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने कब कहा कि मुझे तारीफ चाहिए, मगर तारीफ ना सही, कम से कम बुराई तो ना करें, और वह भी ऐसी बुराई जिसमें 1% भी सच्चाई ना हो। रात को राजू घर का हिसाब कर रहा था। उसे लगा उसके और शीला के अलावा हाल में कोई नहीं है, लेकिन कविता वहीं बालकनी में खड़ी थी। तो राजू बोला, शीला हमारी फ्री की काम वाली कविता दीदी की वजह से इस महीने हमारा बहुत कम खर्च हुआ है। शीला बोली, अब यहाँ मायके में अटक जाएगी तो और क्या होगा। बोलकर दोनों हंसने लगे। कविता को अपने भाई राजू से यह उम्मीद नहीं थी। उसे राजू और शीला की बात दिल पर लग जाती है और दूसरे दिन कविता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसके सुबह उठ जो तक नहीं पाती। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे जाकर कहते हैं, मम्मी मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। अब तक हमने कुछ नहीं खाया। कविता धीरे से उठकर रसोई में जाती है तो देखती है कढ़ाई पतीला सब खाली हैं। शीला रसोई साफ कर रही थी। तभी कविता बोली, भाभी आपने अब तक बच्चों को कुछ खाने को नहीं दिया क्या? तो शीला चिल्ला कर बोली, दीदी मैं आपके बच्चों की नौकरानी नहीं हूँ, समझी? जो आप सोए रहें और मैं इनको सब बना बना कर दूं। हम चारों का खाना बनाकर हमने खा लिया है, आप अपना देख लो। जब कोई इंसान
रोज सबके लिए काम करता है और वह एक दिन काम नहीं कर पाता तो ज़रूरत के समय उसकी कोई मदद नहीं करता। मतलब इतने दिनों तक यहाँ रहने का बदला ऐसे चुकाएंगे भाभी, यह कभी नहीं सोचा था मैंने। रजनी जी ने जल्दी से उन सभी के लिए खिचड़ी बनाई और सभी को खिलाई। रजनी जी बोली, बेटा मुझे माफ़ करना, मैं आज अपने नाती नातिन को कुछ नहीं दे पाई क्योंकि शीला ने मुझे रसोई में घुसने ही नहीं दिया। मैं उसकी मदद करने रसोई में गई तो वह कहने लगी, आपकी बेटी जब उठेगी तब आप उसका खाना बनाने में मदद करना, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। यह सब सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उतने में कविता को उसकी ननद माया का फ़ोन आता है, जो उसके मायके से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही रहती है। माया के पति रोहित बहुत बड़े ऑफिसर थे। कविता बोली, दीदी क्या आप मेरा यहाँ से निकलने का कुछ इंतज़ाम कर सकती हैं? बहुत दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए। वहाँ वरुण भी अकेले हैं और उन्हें खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। तो माया बोली, भाभी मैं कल ही आपको लेने आती हूँ। रोहित आपका पास बनवा देंगे जिससे आप वापस उन लोगों के पास जा सकती हैं। दूसरे दिन रोहित और माया कविता को उसके मायके लेने पहुंच जाते हैं। कविता जाने के लिए पैकिंग कर रखी थी और ननद नंदोई के लिए खाना और मीठा भी बनाकर रखा था, क्योंकि वह जानती थी उसकी भाभी तो कुछ करने वाली नहीं। सभी ने खाना खाया और वह लोग जाने के लिए कार में बैठ गए। पीछे से राजू और शीला भाग कर आए और बोले, दीदी कुछ गलती हुई हो तो माफ करना, और दोनों बच्चों को 500 पकड़ा दिए। हमारी तरफ से बच्चों के लिए कुछ कपड़े ले लेना। कविता ने बदले में 2000 का नोट पकड़ाते हुए शीला से कहा, यह लो मेरी तरफ से, आपके बच्चों के लिए कपड़े ले लेना। रास्ते में कविता सोचने लगी, जब मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करना था तो अब अंत में यह सब दिखावा क्यों? बस इसीलिए कि दूसरों के सामने अच्छा कैसे बना जाए। लॉकडाउन की वजह से आज सारे रिश्ते भी नाकाम हो गए थे। अपने ही मायके में आकर जब कोई लड़की नौकरानी जैसा महसूस करे, उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता। कविता का खून के रिश्ते पर से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं, यह वह आज जान चुकी थी। कविता थोड़े दिन अपनी ननद के घर रुकी, जहां उसे माया ने खूब मान सम्मान दिया और रोहित ने उसका पास बनवाया, जिससे वह अपने पति वरुण के पास पहुंच पाई। आज उसे अपने घर वापस आने पर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हर भाभी को यही विनती है कि वह अपनी ननद को खूब मान सम्मान दे और प्यार दे, क्योंकि एक बेटी अपने मायके में बस प्यार की ही तो भूखी होती है, मगर कहीं कहीं तो उन्हें बस नौकरानी बनाकर रख दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।